हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और बजट से एक दिन पहले से रिलीज क्यों किया जाता है और इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में क्या कुछ हाईलाइट्स हमें देखने को मिले हुए थे, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो मूविंग अहेड, थोड़ा बहुत मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं। देखिए, इस टाइम फ्रेम में यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा न्यूज चैनल्स में छाए हुए होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा होता है बजट। देखिए, फर्क दोनों में इतना है कि इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड होता है, यानी कि पिछले साल जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि भी आने वाले 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या था उसका ओवरव्यू हमें बताता है। तो सिमिलरली बजट जो है वो कितना रेवेन्यू आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ और आने वाले साल के लिए हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खर्चा कहां कहां पर लगाया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे आपका प्रोग्रेस कार्ड है तो बजट आपका फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है, फिर एक प्रोस्पेक्टिव की तरह वो काम करता है। तो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे इस साल का 2022-23 के लिए रिलीज किया गया है और बहुत भारी भरकम सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमें क्या देखने को मिलता है? पार्ट ए में यूजुअली भारी भरकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो मेजर हुए हैं उनके बारे में हमें ब्रॉडली देखने को मिलता है और दूसरा एक इंडियन इकोनॉमी का एक ब्रॉड रिव्यू भी हमें देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ क्या था, इंडस्ट्री वगैरह का ओवरऑल जीडीपी के ग्रोथ क्या होंगे, उन सभी के बारे में। पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है, स्पेसिफिकली जैसे कि सोशल सिक्योरिटी हो गया, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्सेट्रा के बारे में डिटेल डिस्कशन वहां पर करता है। तो 1950-51 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया था और टिल 1964 तक इसे बजट डॉक्यूमेंट के साथ मिलाकर ही अनाउंस किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद हमने प्रथा चेंज की, तो एक दिन पहले बजट रिलीज होने के एक दिन पहले हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, और बाद में बजट जो है वो अनाउंस होता है। तो सर इसे बनाता कौन है? देखिए, ये सभी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का जिम्मा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लेता है, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हेड करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मीडिया के आगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस ब्रीफिंग को रख के दरअसल अनंत नागेश्वरन जी, जो कि करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वही A to Z एक्सप्लेनेशन वहां पर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पार्लियामेंट में भले ही वो बजट हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे, उसे टेबल करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण जी। सो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के ओवरऑल हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं, बाद में मैं आपको इन डिटेल डिस्कशन भी करवाऊंगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट्स की अगर हम बात करें तो बिकॉज 2020-21 में कोविड की मार चल रही थी, तो पूरे इकोनॉमीज का जीडीपी रेट जो था वो कॉन्ट्रास्ट हुआ था। तो इंडिया इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, तो -6.6% के साथ हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था। लेकिन इमीडिएटली 2021-22 में हमने क्या किया, अच्छा खासा हमारी इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया और यहां पर हमें लगभग 8.7% का ग्रोथ रेट देखने को मिला हुआ। यानी कि पूरी दुनिया भर को हमने ये बताया हुआ था कि इंडिया जो है ना वो रबर बॉल की तरह है, जितना फोर्सली तुम फेंकोगे उतनी ही फोर्सली वो बाउंस बैक भी करेगा। तो 8.7% जीडीपी ग्रोथ रेट हमने 2021-22 में दिखाया हुआ था और इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 7% ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा। और दरअसल ये कमोपेश आज जितने भी मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग हो, उनमें से सबसे हाईएस्ट इसे माना जा रहा है। यूएसए भी लगभग 2% के आसपास ही है, यूरोपियन यूनियन तो 0.7% के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मेजर जितने भी इकोनॉमीज हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा इंडिया का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है। और आने वाले साल के लिए जो प्रेडिक्शन रखा गया फॉर 2023-24 वो 6 से लेकर 6.8% तक हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। और कंडीशन ये भी रखा गया कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कोई भी इंटरनेशनल लेवल के डेवलपमेंट्स होंगे उनके बेसिस पर ही ये ग्रोथ रेट हो सकता है, लेकिन रफली 6.5% के आसपास हमें जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में भी जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है बेस प्राइसेस के परसेंटेज पर जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी हमें 0.5% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। पिछले साल 3% के साथ साथ चल रहा था, इस बार 3.5% के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल ये बहुत ही कम है, क्योंकि पिछले 6 साल के एवरेज के साथ अगर
हम देखें तो 4.6% के आसपास हमारा ग्रोथ रेट रहना चाहिए। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी सेम बेस प्राइसेस के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी घटाव यहां पर देखने को मिलेगा। पिछले साल 10.3% के साथ ये आगे बढ़ रहा था इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लेकिन इस बार वो सिर्फ 4.1% से ही संतुष्ट है। मूविंग एड फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर, तो 2020-21 में बहुत ही हाईएस्ट रहा है 9.2% ऑफ द जीडीपी, क्योंकि कोविड की मार वहां पर पड़ी हुई थी। और नेक्स्ट ईयर हमने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की 6.7% ऑफ द जीडीपी, और इस साल के लिए 6.4% फिजिकल डेफिसिट हमने कैप किया हुआ है। और आशंका भी ये भी जताई हुई है कि भारत सरकार भी उसे स्टिक ऑन करेगी। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, प्राइस लेवल इंक्रीज जो कि जनरली होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर इन्फ्लेशन लेवल थोड़े बहुत कम होने की आशा जताई गई है, यानी कि 13% से 11.5%, जो कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इफेक्ट करेंगे। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो आम इंसान पर, आम नागरिक पर जो मार पड़ेगी, जो आप और हम जैसे लोगों को इन्फ्लेशन जो महसूस होता है, वहां पर हमें बढ़ावट देखने को मिल रही है 5.5% से 6.8%। दरअसल आरबीआई ने खुद ये एक मैंडेट रखा हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% के आसपास ही होना चाहिए, तो इससे ज्यादा है, इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल 607 यूएस बिलियन डॉलर्स के आसपास थे। इस साल के लिए 563 दिसंबर 2022 तक के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास अवेलेबल हैं, दोस हैव बीन 563 बिलियन यूएस डॉलर्स। और सर्विस सेक्टर हैज बीन किंग मेकर दिस टाइम। पिछले बार 8.4% के साथ ग्रो हो रहा था, इस बार 9.1% के साथ ग्रोथ हमें सर्विस सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो आइए एक एक करके डिटेल डिस्कशन करते हैं। जीडीपी के ग्रोथ रेट्स के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ कोविड 2020-21 -6.6% कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, और बाद में इमीडिएटली बाउंस बैक हो गए 2021-22 8.7%। और इस साल तो रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा था। प्राइस कमोडिटीज में, एसेंशियल प्राइस कमोडिटीज में राइज हमें देखने को मिला। क्लाइमेट से रिलेटेड कई डिजास्टर्स भी हुए, ऑयल प्राइसेस में भी हाइक हमें देखने को मिला। इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो 7% का ग्रोथ रेट इंडिया ने इस साल रजिस्टर किया हुआ है, विच इज एक्चुअली अ रिकॉर्ड, क्योंकि आसपास जितने भी इकोनॉमीज हैं, भले ही वो डेवलप्ड क्यों ना हो, वो इस लेवल को रीच नहीं कर रहे हैं। और आने वाले साल के लिए हमने इन रियल टर्म्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 6.5% का बेस जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। अगर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में ज्यादातर इन्फ्लक्चुएशंस हमें नहीं मिलेंगे तो। और कमोपेश एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हमारे खुद के आरबीआई वालों ने भी इसी तरीके का ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट किया हुआ है। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, देखिए इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, यहाँ पर आमदनी से ज्यादा खर्चा किया जाता है, तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ही जरूरी यहाँ पर इंडिया में माना जाता है। तो 2020-21 में जो कि कोविड चल रहा था, पूरी तरीके से इकोनॉमी स्लो डाउन थी, 9.2% फिजिकल डेफिसिट जो कि हाईएस्ट माना जा रहा है। और उसके बाद आहिस्ता से हमने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की फॉर 2021-22 6.7%, और इस साल और भी कम करने की कोशिश हमने की 2022-23 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 6.4% के आसपास। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी यही कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि सेंटर भी इसे स्टिक ऑन करे, मीडियम टर्म फिजिकल पाथ को वो फॉलो करें। तो फिजिकल डेवलपमेंट्स में या फिर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स यहां पर लिए गए और प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार का क्या रहा। तो तारीफ इकोनॉमिक सर्वे करता है जरूर कि सरकार ऑन ट्रैक पर है, ताकि वो फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो दिया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसे वो अचीव करेगा। और पिछले 2 साल के जो रेवेन्यू कलेक्शंस है उनमें भी हमें सस्टेनेबल बॉयंसी देखने को मिल रही है, और एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस में भी हमें बढ़ावट यहां पर देखने को मिल रही है। और सिमिलरली गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी परसेंटेज ऑफ जीडीपी में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। एंड ऑन द सेम लाइंस डेट टू जीडीपी परसेंटेज जो इंडिया का है वो आसपास के जितने भी उसके पीयर्स हैं उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अच्छे खासे ट्रैक पर ही फिजिकल डेफिसिट के भारत सरकार चल रही है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इस साल के लिए आरबीआई ने रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.8% जो है वो कैप किया हुआ है, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना यह था कि नीदर वो प्राइवेट कंजम्पशन को डिटर करेगा, यानी कि लोग खर्चा करने से डरेंगे नहीं। जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा है, लोग अच्छा खासा खर्चा करेंगे, कमाई भी उनकी अच्छी हो रही है। और ऑन द सेम लाइंस वो इन्वेस्टमेंट, इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी वीकन नहीं करेगा, यानी कि जो पैसा लगाने वाले हैं वो भी हिम्मत से लगाएंगे। तो 6.8% जो कि 4
4% जो कि हमने कैप रखा हुआ था मैंडेट, उससे ज्यादा होने के बावजूद भी उससे ज्यादातर इफेक्ट हमें इकोनॉमी पर देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे सेड। तो क्या कुछ सरकार ने किया हुआ था प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? तो सबसे पहला इंपोर्ट ड्यूटीज, जो मेजर इनपुट जैसा कि फेरोनिकल है, कुकिंग कोल एक्सेट्रा है, उस पर जो है वो जीरो लगाया हुआ था, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से वेव ऑफ हमने इंपोर्ट ड्यूटी की हुई थी। और फेज वाइज हमने एक्सरसाइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर लगाई जाती है, उसे भी पेट्रोल और डीजल पर भी हमने फेज वाइज रिडक्शन किया हुआ है। कॉटन पर भी हमने कस्टम ड्यूटीज जो है वो वेव किया हुआ था, और वीट एक्सपोर्ट पर हमने प्रोहिबिशन बैन लगाया हुआ था। देखिए रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर वीट की बहुत ही कमी महसूस हो रही थी, और इंडिया के वीट का डिमांड यहां पर बढ़ रहा था। एक्सपोर्ट्स तो हमारे शायद अच्छे खासे हो ही जाते, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन का क्या करें? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने डोमेस्टिक कंजम्पशन को सफिशिएंसी बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट बैन पर, वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो पिछले साल 3% ग्रॉस वैल्यू एडिशन का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला हुआ था। इस साल थोड़ा बहुत इंक्रीज है 3.5%, लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये दरअसल 4.6% एवरेज ग्रोथ रेट जो कि पिछले 6 सालों से हम देख रहे थे, उससे बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग ये भी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसी की वजह से मोस्टली हमें देखने को मिल रहा है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इस साल हमने रिकॉर्ड तोड़ किया हुआ है। 315.7 मिलियन टन से हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया हुआ है डिस्पाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज के इश्यूज। ये बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट हमने किया। तो सरकार ने क्या कुछ किया हुआ है, क्या कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए हुए थे? सबसे पहला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है मैंडेटेड क्रॉप्स को, सरकार ने ये कहा कि 2018 से जितने भी ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे कैलकुलेट करके 1.5% या फिर 1.5 टाइम्स हमने ज्यादा दिया हुआ है। और नॉट जस्ट दैट, एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में भी हमने ग्रोथ यहां पर दिखाया हुआ है, कंटिन्यू किया हुआ है। 315.7 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन भारत में किया हुआ है फॉर द लास्ट ईयर। एंड 11.3 करोड़ फार्मर्स को हमने पीएम किसान के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है। और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से हमने लगभग 13,681 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए हुए हैं फॉर पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट एंड कम्युनिटी फार्म्स। एंड नॉट जस्ट दैट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट या फिर नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम के तहत हमने 1.74 करोड़ फार्मर्स को और 2.39 लाख ट्रेडर्स को कनेक्ट भी किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना होना चाहिए, उसका भी पिकअप यहाँ पर अच्छा खासा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैजेक्टरी भले ही बीच में कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 6.5% के आसपास थी, पिछले साल के लिए 9.3% तक बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। और उसके मेन इंपॉर्टेंट रीजन आप देख सकते हैं, मेजर स्कीम्स और पॉलिसी रिलेटेड जो डिसीजंस लिए गए थे, जैसे कि पीएम किसान, खासकर फाइनेंशियल नीड्स जो फार्मर के उन्हें सप्लीमेंट करने के लिए, पीएम फसल बीमा योजना, दुनिया की लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इसे माना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी हमने लॉन्च किया। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जब नया नया स्कीम आया तो लगभग 10,000 से भी ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हमने एस्टैब्लिश करवाया हुआ था। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम के द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से हम पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट फंड और कम्युनिटी फार्म्स को भी हम मदद कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले साल किंग मेकर था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 10.3% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रॉस वैल्यू एडिशन यहां पर हो रहा था, लेकिन इस साल बहुत ही ज्यादा गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली। 4.1% के आसपास ही हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगा। So apart from having programs like Make in India etc, एक्सपोर्ट भी हमारे गुड्स और सर्विसेज के बहुत ही अच्छे रहे। और सिंस 2016 फाइनेंशियल, इस साल बहुत ही अच्छे हमारे एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट रहे हैं सिंस 2016। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन जोन में ही रहा है, यानी कि डेवलपमेंट भी वहां पर अच्छा खासा हो रहा है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत ही हेल्थी हमारा रहा है, इन्वेस्टमेंट साइकिल्स भी अच्छे चल रहे थे। एमएसएमईज को क्रेडिट देना भी हमने बढ़ाया हुआ था, 30% ज्यादा क्रेडिट हम दे रहे हैं सिंस जनवरी 2022। और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में भी 3-fold राइज हमें देखने को मिला हुआ है। और फार्मेसी सेक्टर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 4 टाइम्स से ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है।
और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हमने कई लॉन्च किए, जिसकी मदद से 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। 100 से भी ज्यादा एमएसएमई के बेनिफिशियरीज हमें देखने को मिले और सरकार ने खुद 47,500 करोड़ जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट किया हुआ है इन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर। और मेक इन इंडिया 2.0 इनिशिएटिव के तहत हम 24 मेजर माइनर सब सेक्टर्स को भी रीच आउट कर रहे हैं। और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एनहांस करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, तो 7,496 रिफॉर्म्स हमने इंप्लीमेंट किए, 39,000 कंप्लायंसेस रिड्यूस हमने किए और 3,500 प्रोविजंस को हमने डीक्रिमिनलाइज किया ताकि इनफ्लेक्स इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा इंडिया में हो सके। सर्विस सेक्टर जैसे कि मैंने कहा कि इस साल का किंग मेकर रहा है, 9.1% ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। पिछले साल 8.4% रहा और आशा यही जताई जा रही है कि आने वाले साल और भी ये ज्यादा हो सकता है। खासकर टूरिज्म, होटल्स, रियल एस्टेट और ई कॉमर्स जो है ना वो ज्यादातर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि आने वाले इंडिया के सर्विस सेक्टर में टॉप मोस्ट होंगे और सर्विस एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पर हमें ज्यादातर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा प्लेयर सर्विस सेक्टर ही आप कह सकते हैं। यहाँ पर भी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हमने देखने को मिला हुआ है टूरिज्म सेक्टर में सिंस जुलाई 2022। क्रेडिट ग्रोथ भी सर्विस सेक्टर में 16% ज्यादा है सिंस जुलाई 2022। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हमने अनाउंस किए ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म हम कर सकें और आने वाले 5 साल में टिल 2027 फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज जो है वो लगभग 2/3 इंडियन ई कॉमर्स का मार्केट जो है वो कैप्चर करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। फॉरेक्स की अगर हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो टिल दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें यानी कि भी करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि चल रहा है तो 563 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हैं और ये काफी हैं इंडिया जैसा एक मेहमत जो बड़ा इकोनॉमी है उसे चलाने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्लोबल की मार्केट प्लेयर की तरह इंडिया को पोर्ट्रे करने के लिए, यानी कि इंडिया की जो कही सुनी है वो अच्छी खासी तरीके से इज्जत की जाएगी इंटरनेशनल मार्केट्स पर। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे और भी अच्छे हैं। टॉप रेमिटेंसेस जो बाहर हमारे लोग गए हुए हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो बाहर जाके हमें यहाँ पर पैसा भेज रहे हैं, टॉप रेमिटेंसेस दुनिया के इतिहास में पहली बार 100 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस करने वाला कंट्री इंडिया बना हुआ है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 5 कंट्रीज में सबसे टॉप इंडिया है विद 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। मैक्सिको फॉलोड 60 बिलियन डॉलर्स, देन चाइना 51, फिलीपींस 38 और इजिप्ट 32 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। तो इंडिया जो है वो टॉप रेमिटेंस रिसीवर वर्ल्ड में बना हुआ है और सबसे ज्यादा हमें रेमिटेंसेस यूएसए से ही आ रहे थे। तो एक्सटर्नल सेक्टर को भी यहां पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ काम यहां पर किया गया, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 332.8 बिलियन डॉलर्स के इंडिया के रहे हैं फ्रॉम अप्रैल दिसंबर 2022। वही पिछले साल इसी टाइम फ्रेम को अगर हम देख लें तो अप्रैल दिसंबर 2021 से कंपेयर करें तो 16% ग्रोथ इसे माना जाएगा और इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर की तरह भी इस साल उसकी छवि उभर कर आई हुई है और दुनिया का लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस भी बना। 100 बिलियन यूएस डॉलर्स हमने क्रॉस किए हुए हैं और इंडिया बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर है एज फार एज फॉरेक्स रिजर्व्स आर कंसर्न एज वेल एज अ लो एक्सटर्नल डेट रेशियो पे बाकी के कंट्री से कंपेयर करें तो। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या आशा जताई हुई थी कि खासकर डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चंद इंपॉर्टेंट से इनिशिएटिव्स जैसे कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसके तहत 17 अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुके हुए हैं कि पूरी तरीके से इंडिया को एक बने एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। तो सीमलेस मूवमेंट पीपल और गुड्स का भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड होता है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की मदद से 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हमने ओपन किया हुआ है, जहां पर अनयूज्ड असेट्स जो होते हैं उन्हें प्राइवेट वालों के लिए हम यहाँ पर लीज पर देते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की मदद से प्राइवेट वालों को भी हम यहां पर नेशन बिल्डिंग में साथ लेकर चल रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं। दिसंबर 2022 तक लगभग 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड किए गए जो कि हाईएस्ट एवर मार्क है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वालों ने भी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई थी इंडिया को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए। मेजर पोर्ट्स जितने भी हैं हमारे पिछले 8 साल में उन सभी के कैपेसिटी जो है वो डबल की गई है और डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो पिछले ही साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुआ था इजिप्ट शर्म एल शेख में। तो जो हमने नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन देने का टारगेट रखा
हुआ था उसे हमने वेल इन एडवांस अचीव किया हुआ, जो कि 40% था। तो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम सोर्सेस करने की हम बात कर रहे थे, उसे हमने वेल इन एडवांस कंप्लीट किया हुआ है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली हुई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि हमने लॉन्च किया, उसके तहत एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो लगभग 5 मिलियन मेट्रिक टन होगी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। ये बहुत ही भारी भरकम अमाउंट है। और साथ ही साथ पिछले साल इवन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर भी इसके बारे में डिस्कशन हुए थे। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नया मास लेवल इंटरनेशनल मूवमेंट भी लॉन्च किया, लाइफ दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भी हमने लॉन्च किया हुआ है। नॉट जस्ट दैट, एनर्जी ट्रांसिशन के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अनाउंस किया हुआ, जिसके तहत 8 नेशनल लेवल मेजर मिशन हम ले जा रहे हैं, जिसके तहत हम क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में हमने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को अपडेट किया, एक मास मूवमेंट भी हमने लॉन्च किया, दैट इज लाइफस्टाइल। और दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी, उसमें भी शेयर में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हम सभी सेक्टर को, खासकर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में दे रहे थे, जैसे कि फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग के मॉड्यूल्स हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा के लिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी हमने लॉन्च किया, जिसके तहत हमारी खुद की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो एडिशन की गई है बाय 125 गीगावाट्स। और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम के तहत आरबीआई वालों ने 2 मेजर ट्रेंचेस यहां पर ऑक्शन किए हुए थे इन 5 ईयर एंड 10 ईयर कैटेगरी। तो लगभग वहां पर 4000 करोड़ वर्थ बॉन्ड्स जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स थे वो इश्यू किए हुए थे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए सरकार ने अच्छा खासा पैसा यहां पर लगाया हुआ है। पिछले साल टीचर्स डे पर आप सभी जानते हैं पीएम श्री योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत प्रण लिया गया था कि आने वाले 5 साल में 14,500 पीएम श्री स्कूल्स जो है वो बनवाए जाएंगे, मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स। और आईआईटीज, आईआईएम्स और ट्रिपल आईटीज के नंबर्स में भी इंक्रीज हमें देखने को मिला। अर्बन एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो प्री पैंडेमिक लेवल के बहुत ही करीब आया हुआ है। और ईपीएफओ बेस्ड नेट पेरोल में भी हमें यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 105.4 लाख जो टिल नवंबर तक यहां पर रजिस्टर हो चुके हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में भी यहां पर भारत सरकार पैसा अच्छा खासा यहां पर खर्च कर रहा है। 22 करोड़ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत बेनिफिशियरीज को हमने रजिस्टर करवाया। हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स जो कि खासकर हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के तहत जो लोकल बॉडीज को दिए गए, वो भी हमने अनाउंस किया। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी इंडिया ने सक्सेसफुली किया। तो पिछले 5 सालों में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्या कुछ मेजर अचीवमेंट्स हम कह सकते हैं जो भारत सरकार के हैं। सबसे पहला 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमने अनाउंस करवाया। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना और पोषण अभियान, और साथ ही साथ अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी भी हमने लॉन्च करवाई हुई थी। 2019-20 में ई संजीवनी ओपीडी को हमने लॉन्च किया, बाद में से फुल फ्लेज्ड सक्सेसफुली भी हमने बनाया। और सोशल अवेयरनेस और एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। 2021 में कोविड का 19 वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव भी आप कह सकते हैं। और 15th फाइनेंस कमीशन के तहत हेल्थ ग्रांट्स, सेक्टर ग्रांट्स जो वो लोकल बॉडीज को प्रोवाइड किए थे। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी हमने इसी साल लॉन्च किया हुआ था। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जो कि 2025 तक भारत देश को टीबी मुक्त बनाना चाहते हैं, वो भी हमने लॉन्च किया। और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली मानस भी हमने लॉन्च किया हुआ था, जिसके तहत मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव्स लिए गए थे हेल्थ सेक्टर में। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए ओवरऑल क्या कुछ इकोनॉमिक सर्वे वालों ने यहां पर हाईलाइट किया, तो स्किल डेवलपमेंट के खातिर 13 लाख कैंडिडेट्स को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट दिया गया। ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सिंस 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7.2 लाख किलोमीटर के रोड हमने डलवाए। क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए खासकर 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमने प्रोवाइड किए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। स्कूल और टीचर्स के इक्विप करने के लिए, उन्हें सही तरीके से स्किल प्रोवाइड करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि बहुत ही हिस्टोरिक था, वो भी लॉन्च करवाया गया था। लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए लगभग 5.6 करोड़ हाउस होल्ड्स को मनरेगा के तहत सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में 5.6 करोड़ हाउस होल्ड्स को वर्क जो है वो ऑफर किया गया है। 11 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन हमने जल जीवन मिशन के तहत दिया। और गोवा जैसे स्टेट्स ऑलरेडी 100% जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर कनेक्शन उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। हाउसिंग फॉर ऑल का नारा हमने दिया,
तो 2.1 करोड़ हाउसेस ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कंस्ट्रक्ट करवा के दिए हुए हैं। और फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अफोर्डेबल हेल्थ क्वालिटी में भी हमने क्वालिटी हेल्थ केयर में भी हमने काम किया हुआ है। 22 करोड़ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बेनिफिशियरीज रजिस्टर करवाए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2.9 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया अंडर सौभाग्य स्कीम। प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि प्राइवेट लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं हम। कॉर्पोरेट टैक्स रैशनलाइजेशन हमने किया हुआ था 2019 में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हमने 14 की सेक्टर्स में ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है और लगभग 47,500 करोड़ रुपीस खुद भारत सरकार ने लगाए हुए हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो कि अभी जैसे कि मैंने कहा कि एफिशिएंसी गेन्स को रियलाइज करने की कोशिश करता है। जो कोई भी अवेलेबल असेट्स हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं आ रहे, उन्हें प्राइवेट वालों को लीज पर वगैरह दिया जाएगा, तो वहां पर भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और डिसइन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसी भी भारत सरकार फॉलो कर रही है। रिसेंटली एलआईसी का भी आईपीओ पहली बार पब्लिक किया गया था। सबका साथ सबका विकास नारा जो के दिया हुआ था, वहां पर भी हेल्थी और रिकैपिटलाइज्ड बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर देखने को मिला। डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिले। मॉनेटरी मैनेजमेंट और फिजिकल इंटरमीडिएशन में क्या कुछ हुआ, तो आरबीआई रेज्ड द पॉलिसी रेट्स बाय क्युमुलेटिव टू 25 बेसिस पॉइंट्स। और मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन के लिए जो रेपो रेट में हाइक्स की जरूरत है वो भी अंडरवे, यानी कि बहुत ही जल्द वो भी हो सकता है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो पिछले 7 सालों में सबसे लोएस्ट रहा है, दैट इज 5%। और नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट्स के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है सिंस अप्रैल 2022। तो सरकार के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो पिछले 10 साल से अच्छे खासे यील्ड कर रहे हैं और वो स्टेबल रहे हैं 2022 में। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना वो काउंटर वेलिंग फोर्स की तरह ऐड कर रहे हैं फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और रिसेंट ईयर्स में दोनों एक दूसरे की कांटे की टक्कर के साथ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, जितने भी डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स हैं अपने पीयर्स के आसपास जितने भी हमने कंपेयर किए हुए हैं, इंडिया ने उन सभी को आउट परफॉर्म किया हुआ है। मैं आपको इसके बारे में भी आंकड़े बताऊंगा। तो ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ब्रॉडली क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे, तो जीडीपी फोरकास्ट इस साल के लिए यानी कि आने वाले साल के लिए 2023-24 के लिए 6 से लेकर 6.8% का रखा गया है और रफली 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा। और प्राइवेट कंजम्पशन भी हाईएस्ट जो है सिंस फाइनेंशियल ईयर 2015 हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन की कैपेसिटी एज वेल एज एनहेंस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमें देखने को मिलेगी। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो विद इन आरबीआई के टारगेट्स रेंज में ही बैक आया हुआ था इन नवंबर 2022। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी पिकअप हमें देखने को मिला। इंडियन रूपी का परफॉर्मेंस बाकी के इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत अच्छा ही यहां पर चल रहा है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में भी बुओयेंसी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पिछले 8 साल में जो मेजर रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जब हम बात करें तो आधार, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मोबाइल कनेक्शन और नेशनल पेंशन स्कीम्स लाए हुए थे सरकार वालों ने। हेल्थी इंडिया के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन। ईज ऑफ लिविंग के लिए पीएम आवास योजना, अमृत स्कीम, जल जीवन मिशन, सौभाग्य और पीएम उज्ज्वला जैसे स्कीम्स। बैंकिंग रिफॉर्म्स में कई रेजोल्यूशंस, रिकैपिटलाइजेशंस, इंपॉर्टेंट मर्जर्स और प्राइवेटाइजेशन के काम भी यहां पर किए गए थे। और डिजिटल पब्लिक गुड्स को पुश करने के लिए यूपीआई, डिजिटल इंडिया मिशन, ई केवाईसी, उमंग और डिजी लॉकर जैसे इनिशिएटिव्स भी रिफॉर्म्स लाए गए थे। एमएसएमई के सेक्टर जो कि बैकबोन माना जाता है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो उसमें भी अच्छे खासे रिफॉर्म्स हमने लाए और ग्रोथ वहां पर भी अच्छा हुआ। जैसे कि चैंपियंस पोर्टल हमने लॉन्च किया हुआ था ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एमएसएमई वालों के लिए। एमएसएमई के डेफिनेशन में भी मॉडिफिकेशंस हमने किए कि किस टाइमलाइन पर या फिर किस रेट्स को जो है ना या फिर कितने वैल्यू को अमाउंट को हम कंसिडर करेंगे कि ये मीडियम है, स्मॉल है या फिर माइक्रो स्केल है। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत भी हमने ज्यादातर ईएमआई के ऑप्शंस जो भरने के थे उसे भी थोड़ा बहुत हमने पुश करवाया हुआ था। समाधान पोर्टल हमने लॉन्च किया हुआ था फॉर क्रेडिट रेजोल्यूशन, जल्द से जल्द क्रेडिट रेजोल्यूशन यहां पर हो जाता है इश्यूज का। और उद्यम पोर्टल जो कि एमएसएमईज के रजिस्ट्रेशन A to Z डिटेलिंग वगैरह के बारे में डील करता है, वो भी हमने लॉन्च किया हुआ है। और अगर स्टॉक मार्केट्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया के जितने भी पीयर्स हैं उन सभी को इंडिया ने आउट परफॉर्म किया इस साल और इकलौता इंडिया 3.9% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। बाकी के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप यहां पर देख सकते हैं, यूके -0.9, जर्मनी -0.3 और यूएसए -15.3% के आसपास चल रहा था। और ये ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट्स के अनुसार आप यहां पर देख सकते हैं जाहिर से।
तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए जो अर्स्टवाइल फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था उसे रिप्लेस किया हुआ है विद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये भी नोडल एजेंसी की तरह यहाँ पर काम करेगा और कई ज्यादा सेक्टर्स को ऑलरेडी एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट 100% एफडीआई यहाँ पर हमने परमिशन ऑलरेडी दी हुई है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल भी सरकार ने लॉन्च किया जिसकी मदद एक 1 पॉइंट सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जो कोई भी इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों के बीच यहाँ पर अच्छा खासा इंटरफेस हो और जो कोई भी ग्रीवांसेस हो वो जल्द से जल्द रिडर्स यहाँ पर किए जाए। तो these were a few important highlights which we found in economic survey और towards अमृत काल से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से यहाँ पर की टॉपिक्स आप कह सकते हैं, फिर की सेक्टर्स आप कह सकते हैं, या फिर जो टुवर्ड्स अमृत काल गुजरने के लिए या फिर आने के लिए जो कि क्योंकि नेक्स्ट 25 साल जो है वो हम टुवर्ड्स 100 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस कंप्लीट करेंगे तो क्या कुछ हमारे लिए प्रायोरिटीज यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे ने हमें बताया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्समेंट पर आप ध्यान रखिएगा। नारी शक्ति को हार्नेसिंग करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, करने की जरूरत भी है। एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर को आप यहाँ पर मद्देनजर रखिएगा। एक वाइब्रेंट एमएसएमई सेक्टर बनाने की भी आप कोशिश कीजिएगा। एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांसिशन पर भी यहाँ पर हम नजर रखेंगे। अफोर्डेबल, रिलायबल और वायबल पावर सप्लाई भी जो है हमारे लिए प्रायोरिटी होगा। और एलआईसी डिसमेंटलिंग, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं, यहाँ पर लाइसेंस इंस्पेक्शन और कंप्लायंस से जो है ना डिसमेंटलिंग हमें देखने को मिलेगा, यानी कि और फ्रीडम के साथ यहाँ पर इकोनॉमिक इन्फ्लक्स हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे पूछ सकता है। तो द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द करेक्ट आंसर इज ए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये सभी डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही काम करते हैं। करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन या फिर वी अनंत नागेश्वरन। एंड द करेक्ट आंसर इज वी अनंत नागेश्वरन। दरअसल ये चारों के चारों ऑलरेडी रह चुके हुए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम बजट। किस साल से हमने इसे सेपरेट किया? 1952, 64, 75 या 83। एंड द करेक्ट आंसर इज 1964। उससे पहले बजट के साथ ही मिलाकर हम इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करते थे। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा? 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। दरअसल 6 से लेकर 6.8% के बीच, लेकिन रफली रियल टर्म्स में अगर हम कहें तो 6.5% का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा। एंड द फाइनल क्वेश्चन एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 फिजिकल डेफिसिट टारगेट हमारा कितना है? 6.2, 6.3, 6.4 या 6.5। एंड द करेक्ट आंसर इज 6.4%। सो वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।